अभी चलो मेरी ये दूसरी रिकॉर्डिंग है। वो पहली रिकॉर्डिंग मैंने 21 मिनट्स पे रोक दी थी क्योंकि मतलब बड़ी लंबी हो जाता है ना, तो मतलब रिकॉर्ड करने में मसला होता है। सही है, तो अभी शुरू करते हैं। टीटू मीर क्या होता है? अभी मैं जल्दी करूँगा क्योंकि ये बहुत लंबा होता जाएगा। ये एक घंटे का बन सकता है, तो मैं उसको मतलब 35 मिनट्स 40 मिनट्स का रखना चाहता हूँ। सही है, तो अभी टीटू मीर होता है। सही है, टीटू मीर क्या करता है? एक फ्रीडम फाइटर था बंगाल का। टीटू मीर बंगाल का एक फ्रीडम फाइटर था। वो अभी सही है, अभी वो 1822 में मक्का से वापस आया था। मक्का एक सऊदी अरेबिया में एक रिलीजियस जगह है इस्लाम मुस्लिम लोगों के लिए। वहाँ से वापस आया था टीटू मीर। और जब उसने वहाँ से वापस आया तो उसने डिसाइड किया कि भाई मैं बंगाल को फ्री कराऊंगा ब्रिटिश के रूल से। और उसने क्या किया? अभी उसने क्या किया कि आर्मी रेस की 15,000 लोगों की, आर्मी रेस की 15,000 फॉलोअर लोगों की। फिर उसने क्या किया? एक बैम्बू फोर्ट होता है, बैम्बू फोर्ट बनाया, अपने खुद का एक बैम्बू फोर्ट बनाया। और 1831 में जो ब्रिटिश फोर्सेस थी ना, अभी देखो अभी क्या होता है, जो उसने फोर्ट वोर्ट बनाया और उसने अभी आर्मी रेस की, तो ब्रिटिश ने देखा कि भाई ये बंदा आर्मी रेस कर रहा है ब्रिटिश के खिलाफ, इसको जाके हरा के आओ। ब्रिटिश ने कुछ बंदे भेजे, मतलब कुछ बंदे नहीं, मतलब अच्छी खासे लोग भेजे थे। लेकिन उसने टीटू मीर ने उन ब्रिटिश के बंदों को हरा दिया। जब ब्रिटिश देखती है ना कि इतने अच्छे खासे सारे लोग मर गए, ब्रिटिश क्या कहती है? पूरी आर्मी भेज देती है, कहती है आर्मी भेजो लेकिन इनको हरा के आओ। आर्मी में कैलवरी भी, कैनन्स भी, ये सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने कैलवरी कैनन्स को उन्होंने टीटू मीर की आर्मी को हरा दिया और वो मर गए। लेकिन फिर जो ब्रिटिश कमांडर भी कहते हैं कि भाई जो टीटू मीर थे ना, उनके लोग थे, उन्होंने बहुत ब्रेवरी के साथ फाइट किया है। सही, फिर आते हैं पेज 21 के एक और दूसरी हेडिंग है, द एनेक्सेशन ऑफ सिंध, हाउ डिड द ब्रिटिश टेक ओवर द एरिया ऑफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान। अभी क्या होता है कि देखो अभी क्या होता है कि जो ब्रिटिश होती है ना, ब्रिटिश को डर था कि जो रशिया है ना, ब्रिटिश को डर था कि जो रशिया है ना, वो ये अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा। सही, तो ब्रिटिश को ये डर था। ब्रिटिश क्या करती है, जो एक वहाँ तब अफगान का जो अफगान पे जो रूल करता था वो सिख रूलर था। अफगान का जो रूल करता था वो सिख रूलर था। तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम अभी जो सिख रूलर था ना, सिख रूलर का नाम था रंजीत सिंह। तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम रंजीत सिंह से दोस्ती बनाएंगे। सही, अभी उन्होंने दोस्ती बना भी दी और रंजीत सिंह ने दोस्ती बना दी। ब्रिटिश ने सोचा कि भाई अभी इस टाइम से दोस्ती बना दिए तो ये हमको तो मतलब कोई अफगानिस्तान में तो जैसे थोड़ा तो काम करने देगा, थोड़े मतलब वो हमारी चलाने देगा। लेकिन रंजीत सिंह उसको अपनी तो मतलब ब्रिटेन को अफगानिस्तान के अंदर चलाने नहीं देता है, अफगानिस्तान के अंदर आने भी नहीं देता है। कहते हैं कि भाई बाहर रहो, मतलब दोस्ती वोस्ती सही है लेकिन हम तुमको मतलब यहाँ पे वो नहीं करने देंगे, क्या कहते हैं, रूल नहीं करने देंगे। सही, फिर अभी ब्रिटिश की इस बात पे हटती है बहुत, ब्रिटिश को बहुत गुस्सा आता है, ब्रिटिश अपने बंदे भेजती है। और ब्रिटिश जो भी एक बंदा भेजते हैं सारे के सारे लोग मर जाते हैं। तो अभी फिर ब्रिटिश की तो मतलब वो जो प्राइड नहीं होती, प्राइड होती है मतलब कि भाई हम इतने स्ट्रॉन्ग थे, वो थे, हमारे लोग मर गए। तो ब्रिटिश जो प्राइड थी वो ख़त्म हो गई। ब्रिटिश की वो प्राइड थी वो ख़त्म हो गई है। अभी वो क्या कहते हैं, प्राइड ख़त्म हो गई है। और अभी उनके इतना गुस्सा आ गया था कि भाई हम अफगान के लोगों से मर गए, सिख रूलर से मर गए, हम ब्रिटिश हैं वो हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिंध पे अटैक किया। अभी क्या होता है सिंध पे क्या होता है कि सिंध का जो रूलर था ना, उनकी उनसे दोस्ती बनी हुई थी। सही है, सिंध का रूलर था, उनकी उससे दोस्ती बनी हुई थी ब्रिटिश के साथ। लेकिन क्या किया ब्रिटिश ने क्या किया, प्रवोक किया। ब्रिटिश ने इतना मतलब उसको तंग किया, जो सिंध का रूलर था ना, उसको इतना तंग किया, इतना इरिटेट किया, इतना वो किया, सिंध का रूलर इतना गुस्से में आ गया कि सिंध का रूलर ने EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पोस्ट पे अटैक किया, ब्रिटिश रेजिडेंसी पे अटैक किया। तो ब्रिटिश लोगों को एक एक्सक्यूज़ मिल गया, चलो भाई इस टाइम पे अटैक किया, अभी हम इस पे अटैक करेंगे। तो इस बहाने से उन्होंने ब्रिटिश ने अटैक किया सिंध पे और सिंध अपने कब्जे में ले लिया। फिर अभी दूसरी पेज 22 पे दूसरी हेडिंग है, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इसमें क्या होता है कि पंजाब भी अभी कुछ टाइम बाद पंजाब भी ब्रिटिश के हाथों आता है। कैसे आता है कि रंजीत सिंह ने एक दोस्ती का बताया था, दोस्ती का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, दोस्ती का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सही है, लेकिन अभी रंजीत सिंह मरा 1839 में। उसके जो लोग थे ना, चीफ्स थे। अभी रंजीत सिंह का कोई हेयर नहीं था, हेयर मतलब उसका कोई बेटा नहीं था जो पावर ले सके, जो वो रूलर बन सके। तो जो उसके चीफ मिनिस्टर थे ना, मिनिस्टर्स थे, उनके बीच में बहस हो गई कि भाई किंग कौन बनेगा। तो भाई से अभी 6 लोग बहुत अभी अनडिसाइडेड थे ना कि किंग कौन बनेगा, डिसीजन कौन लेगा, भाई हमको रूल कौन करेगा।
तो उन्होंने अभी उनको और एक और चीज़ की टेंशन थी कि भाई हमारा अब किंग मर गया है, रणजीत सिंह, हमारा किंग रणजीत सिंह मर गया है, तो अभी ब्रिटिश अटैक कर सकती है। ब्रिटिश अभी अटैक, ब्रिटिश का इंटेंशन था भी नहीं अटैक करने का, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर थे उनको लग रहा था कि ब्रिटिश अटैक करेगी। तो इस टेंशन में जो पंजाब सिख थे ना, सिखों ने अटैक कर दिया ब्रिटिश पे, टेंशन में आके कि भाई ये लोग हम पे अटैक नहीं करें, हम लोग इन पे अटैक कर लेते हैं। तो अभी पंजाब अटैक करता है, जो सिख रूलर होते हैं, पंजाब होता है, मतलब पंजाब कह सकते हो, पंजाब भी अटैक करते हैं। तो भाई ब्रिटिश की गुस्सा आता है, ब्रिटिश फिर जो पंजाब होते हैं, पंजाब को हरा देते हैं, पंजाब सिखों को हरा देते हैं, और सिखों को बोलते हैं कि भाई अभी हमको लाहौर दो। अभी मजबूरी सिखों को लाहौर देना पड़ा, और बस लाहौर भी उनके हाथों आ गया। दूसरी वॉर होती है, फिर एक और वॉर होती है सिखों के बीच, सिखों और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें सिखों वापस हार जाते हैं, और उसको कहते हैं उसमें कहते हैं द सिख वॉर, सिख वॉर कहते हैं। और उसमें जो सिख लोग होते हैं वापस हार जाते हैं, और उसकी वजह से सारा जो पंजाब है ना, सारा पंजाब अभी आ जाता है कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। और जो अभी जो सिख एम्पायर था वो ख़त्म हो चुका है, और सिख एम्पायर को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अभी तुम बोलो पंजाब बोलो, सिख एम्पायर बोलो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोलो, एक ही बात है, सही। फिर आते हैं नेचुरल एंड साइंटिफिक बॉर्डर। नेचुरल साइंटिफिक बॉर्डर क्या है, ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया कि भाई ये जो अभी हमने पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या पंजाब जो भी बोलो, उन्होंने ये कब्जा कर लिया ना, तो इससे अभी एक नेचुरल बॉर्डर मिल गया हमको। तो ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया ये नेचुरल बॉर्डर एक अच्छा बॉर्डर है। तो उन्होंने भाई कहा कि अभी क्या होता है, तब देखो अभी क्या होता है, ट्राइब्स होती हैं, क्या होती है, ट्राइब्स होती थी, मतलब ऐसे ट्राइब्स के घर नहीं होते थे, ये ट्राइब्स जंगलों में घूमती थी, जंगलों में, तो कैसे तो वाइल्ड लोग नहीं होते, जो वाइल्ड होते हैं वैसे लोग थे। अभी क्या होता है, उनके वहाँ इंडिया में मसला था ट्राइब्स का, जो जंगलों में रहती हैं, क्यों वो तो क्या कहते हैं, जो जंगलों में ट्राइब्स रहती हैं ना, वो क्या करती थी, विलेजेस पे अटैक करती थी, विलेजेस पे अटैक करके खाना चुराती थी। खाना चुराने की वजह से विलेजेस में फैमाइन आ जाता था। फैमाइन मतलब खाने की कमी, मतलब खाने के पीने की कमी हो जाती थी। तो ये ट्राइब्स का बहुत मसला चल रहा था इंडिया में। तो वहाँ की जो ब्रिटिश होती है ना, वो डिसाइड करती है कि भाई कि हम सारी ट्राइब्स को बॉर्डर के उस पार कर लेंगे। मतलब देखो बॉर्डर के अंदर सारा जो इंडिया है ना, मैं समझाता हूँ, बॉर्डर के उस पार मतलब जो बॉर्डर जो इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं है, इंडिया के साइड में नहीं है, बॉर्डर के उस पार फेंक देंगे ट्राइब्स को, जैसे इंडिया नहीं आ पाए। और फिर एक बॉर्डर बना देंगे, सोल्जर्स का एक बॉर्डर बना देंगे, सोल्जर्स खड़े होंगे। वो नेचुरल बॉर्डर था, एक अच्छा बॉर्डर भी था, क्योंकि नेचुरल बॉर्डर था वो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी चीज़ बॉर्डर के अंदर थी, बॉर्डर के अंदर होगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ब्रिटेन डिसाइड करेगी। और ब्रिटेन मतलब यहाँ चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करे, ब्रिटेन डिसाइड करे, जो भी चीज़ होगी ब्रिटेन वो इस बॉर्डर के अंदर होगी, और जो भी चीज़ बॉर्डर के बाहर होगी वो उसके किसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ और ब्रिटेन के कंट्रोल में नहीं है। तो बॉर्डर के जो उस पार है, उन्होंने ट्राइब्स को फेंक दिया, और उन्होंने कहा भाई ट्राइब्स हमारी नहीं है, ये बॉर्डर के उस पार है। तो बस उन्होंने ट्राइब्स का मसला था, उन्होंने ये मेजर यूज़ किया ट्राइब्स से फारिग होने के लिए। फिर 1852 में एक और रूल आता है, कि जो कहते हैं एक और होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। मैं अभी हेडलाइन है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी, पेज नंबर 23 में, वहाँ पे आ जाओ। 1852 में एक और लॉ पास हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। इसमें क्या हुआ था कि अगर इसमें बताया था कि अगर किसी रूलर का कोई बेटा नहीं हुआ, बेटा जो मतलब हेयर कहते हैं ना, हेयर या बेटा नहीं हुआ, तो जो भी जगह इस मतलब क्या कहते हैं इस रूलर के अंदर थी, वो इसके बेटे के पास चली जाएगी। इसका बेटा नहीं हुआ ना, और ये अगर ये रूलर मर जाता है, तो जो भी जगह इस रूलर की थी ना, ये ब्रिटिश के पास चली जाएगी। तो बस ये कह सकते हो एक बहाना था कि भाई ब्रिटिश को जगह चाहिए थी ना, तो एक बहाना यूज़ कर दिया कि भाई अगर उसका कोई बेटा नहीं हुआ, तो ये जगह ब्रिटिश के पास चली जाएगी। फिर अभी एक और हेडिंग पे वाई आर द ब्रिटिश टू एबल टू कॉन्कर इंडिया। एक पहला पॉइंट है द वीकनेस ऑफ इंडिया। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश ने नोटिस किया कि मुगल एम्पायर बहुत वीक होता जा रहा है, अपने आप में लड़ाई कर रहा है, और यहाँ पे ट्राइबल एरिया भी बहुत हैं, ऐसे वैसे हैं, अपने अंदर ही बीच में बहस करें। तो उनको ये अच्छा मौका लगा, उन्होंने अटैक कर लिया। दूसरा पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश। क्या होता है, ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी, और इसकी वजह से ब्रिटेन बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना था।
तो इसकी वजह से ब्रिटेन के पास ज़्यादा अच्छी वेपन्स से, कम्युनिकेशन के अच्छे मैसेज से चीज़ें थी, और टेक्नोलॉजी का वो मतलब इंडिया बताऊँ, मतलब इंडिया बहुत पुरानी चीज़ें यूज़ करता था और ब्रिटेन नई नई चीज़ें यूज़ करता था, स्ट्रॉन्ग चीज़ें यूज़ करता था। तो अभी मुग़ल एम्पायर अपने आप में लड़ भी रहा था, वीक भी था, और वो थोड़ा पुराने ज़माने की चीज़ें भी यूज़ करता था। तो ऑब्वियसली ब्रिटेन ने मौका देखा, उन्होंने कहा चलो भाई अटैक करते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बन जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे अपने बीच में ही लड़ रहे हैं, यूनाइटेड नहीं है उनको हरा भी देंगे, ये पुराने ज़माने के लोग हैं, उनको हरा देंगे। उन्होंने इवेंचुअली हरा भी दिया। फिर एक और हेडिंग है ब्रिटिश रूल, ग्रीन में, वहाँ पे आ जाओ। फिर क्या होता है कि अभी ब्रिटिश को क्या चाहिए था कि ब्रिटिश अभी वहाँ की जो भी चीज़ें ब्रिटिश के रूल में आई थी ना, वहाँ पे कांस्टेंट, मतलब समझो एक जगह पे फैमिन होता था, सही है, फैमिन मतलब खाने की कमी, एक जगह फैमिन ख़त्म हुआ ना, मतलब खाने की कमी ख़त्म हो गई, मतलब वहाँ पे फैमिन ख़त्म हो गया, फैमिन अभी फैमिन नहीं है वहाँ पे, तो एक दूसरी विलेज पे फैमिन हो जाता था। मतलब वहाँ पे मतलब जो अमीर थे वो और अमीर होते गए, जो ब्रिटिश के लोग थे और अमीर होते गए, और जो वहाँ के लोकल अवाम थी बहुत गरीब होती गई, और वहाँ पे कांस्टेंट फैमिन था, और इस वजह से बहुत ही मसला भी हुआ था। और इसमें दूसरा बता रहे हैं कि दूसरा पॉइंट है कि बता रहे हैं कि बंगाल सबसे रिचेस्ट स्टेट था, वो बहुत रिच था, लेकिन उस जो भी पैसा बंगाल से आता था वो सारा ब्रिटिश के पैसों में जाता था, ब्रिटिश के जेबों में जाता था, ये इंडिया के किसी बंदे के पास नहीं जाता था। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 24, इसमें कोई हेडिंग नहीं है, तो लेकिन तभी करते हैं, आ जाओ। फिर जो वहाँ अभी इसमें बता रहे हैं कि जो अभी क्या कहते हैं इनको, अभी जो ब्रिटिश सोच रही थी कि भाई इनसे हम सारी पावर नहीं लेते, वो थोड़ी पावर दे देते हैं। तो उन्होंने थोड़ी पावर क्या दी कि उन्होंने कहा कि आपको हम क्या कह रहे हैं, क्या हमको दे रहे हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया, और ये उनको चीज़ें दी। मतलब इतना वो इफेक्टिव नहीं था, इसमें इंडियंस लोग काम भी नहीं कर पाते थे, सही है। अभी ये मतलब बहुत सही सिस्टम नहीं था, उसमें बहुत मसले भी थे। तो ये लोग कह सकते हो यूँ ही टोपी पहना ली उसने, ब्रिटिश ने। फिर क्या होता है कि फिर इसमें बता रहे हैं कि भाई जो भी इसमें एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि भाई जो भी पैसा होता था ना, सारा इंडिया से लेके इंग्लैंड के बैंक में जाता था। तो बस फिर दूसरा एक पिंक में कह सकते हो पैराग्राफ है, ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया। इसमें बता रहे हैं कि राइटर था, उसने लिखा कि भाई जो भी ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी ना, वो इंडिया के जो मिनरल्स थे उसकी वजह से चलती थी। और तो ये भी बताते हैं कि जो 150 ईयर्स जो भी उसने रूल किया ना, 150 रूल जो भी ब्रिटिश ने रूल किया, उसमें ब्रिटिश ने 1000 मिलियन पाउंड्स तब के ज़माने में 150 ईयर्स जो भी ब्रिटिश ने रूल किया, तब 1000 मिलियन पाउंड्स 1000 मिलियन पाउंड्स इतना उन्होंने पैसा कमाया था सिर्फ इंडिया से, और इसी वजह से वो अमीर भी होते जा रहे थे। और वहाँ पे कब से इंडिया में फेमन आ भी रहे थे, और ब्रिटेन अमीर बनता जा रहा था। अभी ब्रिटिश तो अभी स्ट्रॉन्ग बन गया, लेकिन ब्रिटिश ने ये ध्यान रखा कि देखो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ थी ना इंडिया में, वो था रिलीजियस वैल्यूज़ थी, सही है। जैसे जो मुगल एम्पायर देखो, मुगल एम्पायर भी अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, तो इंडिया में बहुत रिलीजन की जो प्रैक्टिस थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया कि अगर हमने इनसे इनका रिलीजन छीन लिया ना, तो ये हमको हरा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इनको कहा कि अगर तुम लोगों को क्रिश्चियन बनना है क्रिश्चियन बनो, अगर तुमको मुस्लिम बनना है मुस्लिम बनो, हिंदू रहना है हिंदू रहो, मुस्लिम रहना है मुस्लिम रहो। उन्होंने तुम किसी को रिलीजन के जो होता है ना मैटर्स होते हैं उसमें बीच में नहीं आई ब्रिटिश भी चाहती थी कि अगर रिलीजन के मैटर्स में आ गए ना बीच, तो बहुत मसला हो सकता है हमारे लिए। तो इससे पता चलता है कि जब जो रिलीजियस वैल्यू थी, कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, उसमें ब्रिटिश ने इंटरवीन नहीं किया, क्योंकि वो ब्रिटिश खुद जानते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके इंडिया की हिस्ट्री के लिए। और फिर उन्होंने देखा कि भाई ब्रिटिश ने एक और चीज़ की कि उन्होंने जो पर्शियन को रिप्लेस कर दिया, और उन्हें अब जो स्कूल्स में जो पढ़ाई वाली जो स्कूल में पढ़ाई जो लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी ना, मेन जो स्कूल्स में जो मेन लैंग्वेज जो पढ़ाई जाएगी ना, वो होगी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। उन्होंने सोचा कि इनको भी तो मतलब थोड़ा मॉडर्नाइज कर देते हैं, तो इनको मॉडर्न बना देते हैं, तो सोचता हूँ ये थोड़ा सीखें और थोड़ा स्मार्ट हो जाएँ। और बस ये आखिरी पैराग्राफ है, फिर टीपू सुल्तान पे ये एक्स्ट्रा चीज़ें तो तुमको पढ़ना ही पढ़ो, लेकिन मैं पेज 24 तक ख़त्म कर लिए। और हाँ, जो मैंने चीज़ की थी मैं आखिरी में बताऊँगा। वो चीज़ है कि मैंने नोट्स बनाए अराउंड 4 to 5 पेजेस। अगर तुमको यही चीज़ है ठीक, लेकिन वो थोड़ा रिटन में तुमको थोड़ा ईजी हो सकता है, तो वो तुम्हारे ऊपर है, जो पर्सन के ऊपर है, तुमको चाहिए तो चाहिए।
तो नोट्स बनाए 5 पेजेस के, अगर तुम लोगों को चाहिए तो बताओ मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं तुमको वहाँ पे बता दूंगा, वहाँ पे मतलब भेज दूंगा वो नोट्स। और मुझे मैंने तो ये इस वॉइस में बहुत जो मतलब इसमें बहुत अच्छे समझाया, लेकिन अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स बनाए और नोट्स और इसमें रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आता मुझे प्लीज़ पर्सनल पे या डीएम पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। मैंने ये अपना काम कर दिया, समझा दिया है, नोट्स भी बनाए, नोट्स भी भेज दूंगा। मुझे पर्सनल पे कोई मतलब मैसेज नहीं करे समझाने के लिए, नोट्स भेजें। कोई चीज़ समझ नहीं आती उन्हीं तरह नोट्स भी हैं, ये भी दोनों हैं, दोनों से कर लेना। और इन दी एंड कि मुझे कोई इल्ज़ाम नहीं आया कि आगे भाई हमने यश सुना था, यश ने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला। मतलब इन दी एंड मतलब अगर ये खुद आप सुन रहे हो, अगर आपको मेरे से करना है करो, उससे मुझे कोई मसला नहीं है। और बस थैंक यू एंड गुड बाय।